एक गांव में गुलाब चंद नाम का एक जमींदार रहता था। गुलाब चंद बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उस जैसा अमीर व्यक्ति कोई नहीं था। गुलाब चंद ने काम करने के लिए बहुत नौकर रखे हुए थे। अरे ओ बिरजू, बस तू यहाँ खड़ा है, बाकी सब कहाँ है? मालिक, बाकी सभी आसपास ही हैं। कुछ कुछ काम में लगे हुए हैं। बताइए मालिक, कोई काम है तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं, मैंने देखा तुम अकेले काम कर रहे हो तो सोचा पूछ लूं। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, तब तक मैं आता हूँ। गुलाब चंद के पास जितने नौकर थे वो सभी ईमानदार नहीं थे। सभी नौकर का ध्यान जमींदार के धन पर था। सभी उसकी धन हड़पना चाहते थे। क्या करे भाइयों, कोई मौका ही नहीं मिल रहा है जमींदार के धन को अपना बनाने का। हर बार कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि जिससे हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, परेशान क्यों होते हो? देखना, कोई ना कोई मौका हमें मिल ही जाएगा। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन 4 लोग जमींदार के पास आते हैं और कहते हैं, जमींदार जी, आपके साथ एक जरूरी बात करनी है, कृपया आप हमारी बात सुने। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? क्या आपको पता है, आपने जितने भी नौकर रखे हैं वो सब एक नंबर के ठग और बदमाश हैं। सभी की नजर आपके धन पर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने सभी नौकरों को अच्छे से जानता हूँ, वो सभी बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। हाँ, जमींदार जी, हम सच कह रहे हैं। वो सभी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हम 4 लोग बहुत ईमानदार हैं और हम सभी काम भी अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए कृपया आप हम सभी को काम पर रख लीजिए और बाकी नौकरों को निकाल दीजिए। चारों मिलकर गुलाब चंद को मनाने में लग जाते हैं। गुलाब चंद अपने मुंशी से कहता है, हाँ तो बताइए, आपकी क्या राय है मुंशी जी? थोड़ा सोचने के बाद मुंशी जी कहते हैं, जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आगे भी आपको किसी भी चीज में सलाह चाहिए होगी तो मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। कुछ महीनों तक सभी सही चलता है। फिर नए चारों नौकर भी जमींदार का धन लूटना चाहते हैं। वो चारों मिलकर इस सिलसिले में बात करते हैं। दोस्तों, तुम सभी ने अच्छे से सोच लिया है ना कि हमें चोरी करना है? अरे हाँ भाई, मैंने तो तिजोरी का रास्ता भी देख लिया है और मैं सभी को रास्ता बता दूंगा। फिर सभी मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। सही समय मिलते ही तिजोरी खाली कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। वो सब तो ठीक है, मगर हमें चौकन्ना होकर सब कुछ करना होगा। अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। इस तरह सभी गुलाब चंद की तिजोरी खाली करने की योजना बनाते हैं। चारों मिलकर कई बार तिजोरी से धन चुराने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार गुलाब चंद कहीं ना कहीं आ ही जाता था और उनका काम रुक जाता था। इसलिए एक दिन वो सोचता है, भाइयों, हम सभी ने बहुत प्रयास कर लिया, मगर वो जमींदार कहीं ना कहीं से आकर हमारा काम बिगाड़ ही देता है। क्या किया जाए? अरे भाई, अगर जमींदार बार बार आकर हमारा काम बिगाड़ रहा है तो हम उस जमींदार को ही खत्म कर देते हैं। वाह भाई, क्या सुझाव दिया है। हम जमींदार को ही मार देते हैं, फिर हम उसकी तिजोरी से सारा धन ले जाकर भाग जाएंगे। चारों नौकर जमींदार को मारकर उसका धन चुराने की योजना बना लेते हैं।
अगले दिन पता चलता है जमींदार गुलाबचंद की हत्या हो गई है। सभी जमींदार के घर पर आने लगते हैं और इसी तरह जमींदार के घर भीड़ लग जाती है। अरे आखिर किसने हत्या कर दी जमींदार की? बेचारे कल तक तो एकदम सही थे। हाँ सही कहते हो। एक काम करते हैं, इसकी सूचना चिरंजीवी को देते हैं और यहाँ बुलाते हैं और वही कुछ बता पाएंगे। चिरंजीवी तक जमींदार की हत्या की बात पहुँचती है। चिरंजीवी जमींदार के घर आता है। आप सभी अपने अपने घर जाइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए, मैं इस मामले को देखता हूँ। चिरंजीवी जमींदार के घर की छानबीन करता है। खोजते खोजते चिरंजीवी को खुला हुआ तिजोरी दिखता है। उस तिजोरी में चिरंजीवी को एक चश्मा दिखाई देता है। आखिर ये चश्मा कैसा है? चिरंजीवी उस चश्मे को उठाता है और उसे अपनी आंखों के पास लाता है। तभी चिरंजीवी को उसके सामने कुछ पुरानी चीज दिखने लगती है, जो पहले वहाँ हुआ था। चिरंजीवी ये देखने लगता है कि कैसे जमींदार तिजोरी के पास आया और तिजोरी खोलकर पैसा रखा। अरे इसमें तो मुझे पहले की चीजें दिख रही हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई जादुई चश्मा है? चिरंजीवी सोच में पड़ जाता है और वापस उस चश्मे को उठाता है। चिरंजीवी को वापस सब कुछ दिखने लगता है कि कैसे जमींदार अपने नौकरों पर जुल्म करता था और कैसे वो लोगों पर अत्याचार करके उनसे पैसे ऐंठता था। जब चिरंजीवी ये सब देख ही रहा था, तभी चश्मे से आवाज आती है। चिरंजीवी, मैं जमींदार का वफादार नौकर था और जमींदार भी मुझे बहुत इज्जत दिया करते थे। जमींदार के पिताजी, दादाजी सभी इसी चश्मे का इस्तेमाल करते थे। ये उनका पुश्तैनी चश्मा था और मैंने देखा है कि जमींदार की हत्या कैसे हुई है। अगर तुम हत्यारे का पता लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद चश्मा चिरंजीवी का उन 4 नौकरों को दिखाता है कि कैसे वो नौकर जमींदार के पास आए थे और कैसे उन लोगों ने तिजोरी से धन चुराया। क्या तुम ये दिखा सकते हो कि अभी वो चारों कहाँ हैं? हाँ रुको, अभी दिखाता हूँ। चश्मा चिरंजीवी को दिखाता है कि वो चारों कहीं दूर जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर छिपे हुए हैं। मगर इसमें तो सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं, एक तो गायब ही हैं। तुम मुझे जंगल में उनके घर के पास रखकर आ जाओ, मैं वहाँ से तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। चिरंजीवी चुपके से वहाँ आता है और चश्मा उनके घर के बाहर रखकर आ जाता है। एक रात चिरंजीवी सो रहा था, तभी उसे दिखता है कि चौथा आदमी भी वहाँ आया है। ये देख चिरंजीवी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और चारों को साथ में पकड़ लेता है। तुम सभी ने मिलकर जमींदार गुलाबचंद की हत्या की है, अब तुम सभी बच नहीं पाओगे। अरे नहीं नहीं, हमने किसी की हत्या नहीं की है। हाँ, हमने तो बस तिजोरी को लूटा था। हमारे आने से पहले ही वो जमींदार मरा पड़ा था, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमने योजना बनाई थी उसे मारने की, मगर हमने उसकी हत्या नहीं की। ये सुन चिरंजीवी हैरान रह जाता है और चश्मे के पास आता है। क्या तुम वापस मुझे दिखा सकते हो कि उन चोरों के आने से पहले क्या हुआ था? चिरंजीवी देखता है जब वो चारों नौकरों ने जमींदार को मारने की योजना बनाई थी, तभी जमींदार का मुंशी उनकी सारी बातें छिप छिप कर सुन रहा था और फिर वो जमींदार के कमरे में आकर जमींदार की हत्या कर देता है। अच्छा, तो ये सब मुंशी का काम है। चिरंजीवी तुरंत मुंशी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। बताओ, तुमने जमींदार की हत्या क्यों की? ये सुन मुंशी बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। चिरंजीवी उसे पकड़ लेता है। अब भागने का कोई फायदा नहीं है, सच सच बताओ, तुमने जमींदार की हत्या क्यों की? जमींदार से मैंने कर्ज लिया था और मैं उन्हें पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को उसके हवाले कर दूं। इससे मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने जब उन नौकरों की बात सुनी तो मैंने सोचा मैं जमींदार को ही मार देता हूँ, जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकता हूँ। इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। इस तरह जादुई चश्मे की मदद से चिरंजीवी एक और हत्या की गुत्थी सुलझा देता है। एक गांव में राम सेवक नाम का एक किसान रहता था। एक बार उसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के साहूकार सेठई से कुछ रुपए उधार लिए थे।
बेटी की शादी हो जाने के बाद ही सेठई राम सेवक से अपने रुपए ब्याज के साथ मांगने लगा। अभी अभी तो मेरी बेटी की सगाई हुई है। सेठ जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठई बहुत धूर्त था। वो बड़ी ही चालाकी के साथ राम सेवक का घर गिरवी रखकर बाद में कब्जा करना चाहता था। अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे पूरे रुपए ब्याज के साथ वापस करो। सेठ जी, मैं बेईमान नहीं हूँ, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए। अरे अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो मेरे साथ राजा विक्रम सिंह की अदालत में चलो और चलकर सबके सामने मुझे लिखित दो कि तुमने कर्ज के बदले अपना घर मेरे पास गिरवी रख दिया है। यदि तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो घर पर मेरा हक हो जाएगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी गरीबी का नाजायज फायदा मत उठाइए। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। मेरे रुपयों का मामला है, तुम्हें राजा की अदालत में चलकर गिरवी के कागजात पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। राम सेवक भी हजारी मल की जिद के आगे झुक गया। सेठ जी, मुझे भी सोचने का मौका दीजिए। ये बताइए कि हमें राजा के दरबार में कब चलना है? हमें परसों ही चलना है। सेठई के दिमाग में बेचारे राम सेवक का घर बस गया था। राम सेवक भी सेठ का इरादा भांप गया था। वो अच्छी तरह से जानता था, यदि घर के गिरवी के कागज पर हस्ताक्षर हो गए और पैसे समय पर ना लौटाए गए तो घर नीलाम हो जाएगा और उसे सेठई ही अपनी चालाकी से उसे हड़प लेगा। राम सेवक को अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अचानक राम सेवक को चिरंजीवी का ध्यान आ गया। वो जानता था कि चिरंजीवी बहुत बुद्धिमान है और वही इस समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगे। वो शाम को ही चिरंजीवी के घर पहुंच गया। हुजूर, नमस्कार, मेरा नाम राम सेवक है। परसों राजा की अदालत में मुझे हाजिर होना है। मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ। मेरा घर नीलाम हो जाएगा हुजूर। मुझे सारी बात बताइए। राम सेवक ने चिरंजीवी को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। राम सेवक, तुम निश्चिंत रहो। उस दिन जब सेठई के साथ घर से निकलना, तब उसे कहना कि मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े और चलने के लिए कोई साधन नहीं है। अपने लिए कुर्ता पैजामा, टोपी और एक घोड़ी भी मंगवा लेना। इसके बाद मैं जो तुम्हें समझाऊंगा उस तरह तुम अदालत में कहना, ठीक है? अदालत में मैं सब संभाल लूंगा। चिरंजीवी ने राम सेवक के बचाव का सारा रास्ता अपने दिमाग में तैयार कर लिया। उस दिन सवेरे सवेरे राम सेवक साहूकार सेठई के घर पहुंच गया। सेठ जी, मैं अदालत में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास ढंग के कपड़े, जूते और टोपी नहीं है। कोई चलने का साधन भी नहीं है। यदि आप मुझे अपने पुराने कपड़े, टोपी, जूते और चलने के लिए एक घोड़ी दे दें तो बड़ी कृपा होगी। आप तो जानते ही हैं कि मैं जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने चल रहा हूँ। अरे कपड़े, जूते और टोपी तक तो ठीक है, घोड़ी क्यों मंगवा रहे हो? हुजूर, घोड़ी देंगे तभी तो मैं आपके साथ समय पर अदालत पहुंच जाऊंगा। सेठ के ख्यालों में अब भी राम सेवक का घर घूम रहा था। उसने सोचा, थोड़े समय की बात है, छोटी वाली बूढ़ी घोड़ी दे ही देता हूँ, इसके बाद उसका घर तो अपना ही हो जाएगा। इस तरह से राम सेवक सेठ के कपड़े, टोपी और उनकी ही घोड़ी लेकर अदालत पहुंच गया। अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई। चिरंजीवी राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया। हे राजन, यह राम सेवक एक गरीब किसान है। इसका शोषण ना हो, इसीलिए मैं यहाँ इसकी तरफ से पैरवी करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। पहले राम सेवक का नाम पुकारा गया। तुम्हें क्या कहना है, अदालत को बताओ। हुजूर, मेरा नाम राम सेवक है।
मैंने सेठई जी से अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए उधार लिए थे। मैंने उनसे कुछ मोहलत मांगी, लेकिन यह तैयार नहीं हुए। अब ये मुझे ही बेघर करना चाहते हैं। यह मेरे मकान को अपना मकान समझते हैं। यह मुझसे रोज झगड़ा करते हैं। मेरी हर वस्तु को अपनी वस्तु कहते हैं। आज मुझे अदालत में खींच कर लाए हैं। मुझसे एक गिरवी के कागजात पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं। अब हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं सेठ जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इसके बाद आप स्वयं सब कुछ समझ जाएंगे। इजाजत है, पूछ लो जो भी पूछना है। सेठ जी, क्या आपने रुपए देते समय कोई समय सीमा तय की थी? नहीं। क्या आपने इनकी घर गिरवी रखने की कोई शर्त रखी थी? नहीं। सेठ जी, यह राम सेवक के सर पर टोपी किसकी है? मेरी है। राम सेवक ने जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं? मेरी ही तो है। या उनके पैर में पहने हुए जूते किसके हैं? अरे ये भी मेरे ही है। और राम सेवक जिस घोड़ी पर बैठकर राजा साहब की अदालत में आए हैं वो किसकी है? अरे वो घोड़ी भी मेरी ही है। कपड़े, टोपी, जूते, घोड़ी सब मेरे ही है। सेठ की बातें सुनकर अदालत में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा और सभी लोग यही सोचने लगे कि साहूकार सेठई पागल हो चुका है। हुजूर, अब तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। फैसला आपके ही हाथ में है। साहूकार सेठई का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। राम सेवक को राजकीय नियमावली के तहत ब्याज दर पर कर्ज चुकाने के लिए 1 वर्ष की मोहलत दी जाए। इतना कहकर राजा ने अपना फैसला सुना दिया। सेठ गुस्से से लाल हो रहा था और चिरंजीवी मुस्कुरा रहा था। इस तरह से चिरंजीवी ने बुद्धि बल से सेठई को हंसी का पात्र बना दिया, उसके षड्यंत्र को असफल कर दिया। राजा को ज्ञात हो गया कि इस संबंध में चिरंजीवी की चतुराई काम कर गई।